देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाना पड़ा है। उनकी जगह दूसरे रावत आ रहे हैं। घन सिंह रावत के आने की चर्चा है, लेकिन इस सब के पहले आज जो कुछ हुआ वो थोड़ा सा नाटकीय भी था। मुख्यमंत्री रावत ने पहले इस्तीफा देने के पहले, जैसा कि सबको पता है, दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने आकर मुलाकात की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी गद्दी बच जाए, लेकिन वो बची नहीं। उनके कार्यशैली और उनके कामकाज के स्तर से शायद केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज था और विधायकों में भी कुछ नाराजगी थी, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर के पास जाकर इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखिए, जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली थी वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने निभाने की कोशिश की, इत्यादि इत्यादि। और अब नई सरकार बनेगी, यानी कि नए मुख्यमंत्री के साथ नई कैबिनेट बनाई जाएगी, जिसके बारे में कयास है कि कल ये सब कार्रवाई शुरू होगी। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। तो ये इतना मौका मुझे दिया है। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया। एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप करके आ गया हूं। और हमारे साथ हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाना और एक दूसरे रावत आ जाएंगे, लेकिन इस सब का मतलब क्या निकाला जाएगा बीजेपी के लिए, बीजेपी की राज्य की इकाइयों के लिए और बीजेपी के अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए? देखिए, अभी मैं सुन रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस्तीफा देने के बाद, जो उन्होंने बात की थी पत्रकारों से। जाहिर सी बात है कि वो बहुत दुखी, हताश और निराश और कुछ हद तक कहें कि नाराज भी दिख रहे थे, सुनाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये अपेक्षा नहीं थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि कुर्सी बचाने में किसी तरह से मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन कल रात को जब बीजेपी अध्यक्ष से मिलकर के वो निकले तो उनकी भाव भंगिमा से बिल्कुल लग रहा था कि शायद उनको अब बोल दिया गया है कि आपको इस्तीफा देना ही होगा। कोशिश वो करते रहे आखिरी वक्त तक, लेकिन फिर भी उनकी कुर्सी बची नहीं। और आप ये 2-3 बातें जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी अभिषेक, कि उन्होंने अपनी 4 साल की उपलब्धियों का जब जिक्र किया, तो होता है कि व्यक्ति अपने काम का एक तरह से हिसाब देने लगे, खासतौर से तब जबकि वो जा रहा हो, तो वो चाहता होगा कि लोग उसे कैसे याद रखें। तो उन्होंने जो एक ही उपलब्धि अपनी बताई है, वो घसियारी योजना की उन्होंने बात कही है। तो इससे भी पता लगता है कि मतलब 4 साल में उन्होंने क्या किया है, और ये भी एक मुझे लगता कारण रहा है जिसके चलते उन्हें हटाया गया है। दूसरा, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा बाद में कि क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना होगा। तो यानी वो एक जो नाराजगी उनकी जो है, या झुंझलाहट जो है, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस फैसले से। उन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी काम किया वो बिल्कुल सही काम किया।
लेकिन जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2014 के बाद से जब से नई बीजेपी आई है मोदी और अमित शाह की, उसके बाद से यह संदेश दिया गया है कि यहाँ पर ना तो मंत्रियों के इस्तीफे होते हैं, ना यहाँ मुख्यमंत्रियों को हटाया जाता है। तो आप चाहे कितने ही दीवार से सिर टकरा लीजिए, चाहे कितने विधायक आकर के यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जता दें, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हटाया जाएगा। हमने कुछ दिनों पहले देखा भी था कि त्रिपुरा के कुछ विधायक आए थे जो चाहते थे कि विप्लव देव को हटा दिया जाए, लेकिन वो खाली हाथ उनको वापस जाना पड़ा। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लगातार असंतोष है, फिर भी उनको अभी तक अभयदान मिला हुआ है, क्योंकि ये नियम एक तरह से बना हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने का एक सीधा संदेश ये है कि अब जो है ये नियम, इसमें भी अब कोई कड़ाई नहीं होगी, इसमें भी ढिलाई हो सकती है। और तब जबकि अगर उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री ढीला है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो ये बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए और मंत्रियों के लिए बड़ा संदेश है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको हटना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और बात ममता बनर्जी की करते हैं कि ममता बनर्जी ने अब नए किराए के घर पे पहुंच गई हैं। वो नंदीग्राम में इसलिए किराएदार बनी हैं क्योंकि उनको वहां पे चुनाव लड़ना है। वो अपना भवानीपुर की जो सीट है वो छोड़कर नंदीग्राम में मुकाबला करने के लिए गई हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकाबला जिनसे किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, ममता के साथी थे, और ममता के साथी होने के साथ उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और अब ममता बनर्जी उनसे मुकाबला करने के लिए नंदीग्राम में पहुंच चुकी हैं। আমি কিভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মহালক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু সিদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। ওং সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণ নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী नारायणी नमोस्तुते। और बात दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपना 7वां बजट पेश किया है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी शरद शर्मा। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना 7वां बजट पेश किया तो उसको देशभक्ति बजट का नाम दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 12 मार्च से 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 तक इंडिया एट 75 कार्यक्रम चलेगा और उत्सव मनेगा। इन्हीं 75 हफ्तों के दौरान बताया जाएगा कि जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब दिल्ली की भूमिका क्या होगी। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तर्ज पर 500 जगह ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे। इन सब कामों के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 10-10 करोड़ रुपए बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के प्रचार प्रसार में खर्च किए जाएंगे। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे।
लेकिन देशभक्ति बजट का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल सरकार का फोकस सिर्फ देशभक्ति तक सीमित हो गया है। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगती रहेगी। 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की घोषणा की गई, जो केवल महिलाओं के लिए होंगे। सभी दिल्ली वालों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी रहेंगी। 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। कुल 69,000 करोड़ के बजट का 23.73% यानी 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए और 14.39% यानी 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। यानी केजरीवाल सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य ही बना हुआ है। लेकिन बीजेपी से राष्ट्रवाद पर टक्कर लेने के लिए बजट से लेकर शिक्षा बोर्ड तक में अच्छा खासा जोर देशभक्ति पर दिया जा रहा है। देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूं और मैं कहता हूं मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी में रिश्वत लेता हूं लेकिन मैं कहता हूं कि मैं देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूं और कहता हूं कि देशभक्त हूं, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा को हम उस तरह से अब डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। हालांकि बीजेपी को केजरीवाल सरकार का देशभक्ति बजट का आइडिया पसंद नहीं आया। क्या हिंदुस्तान के लोगों को अरविंद केजरीवाल तिरंगा झंडा फहराना सिखाएगा? क्या ये हमारी स्थिति हो गई है? क्या ये दिल्ली के लोगों को उनकी राष्ट्रभक्ति पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या दिल्ली के लोग झंडा अपनी गाड़ियों पर नहीं लगाते हैं तिरंगा झंडा? क्या अपने घरों के ऊपर नहीं फहराते हैं? क्या अपनी दुकान के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लगाते हैं व्यापारी? वैसे केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2047 तक सिंगापुर के बराबर करने और 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेल आयोजित करने की भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही सबसे बड़े हथियारों से उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो जो आप देख रहे हैं कि कभी हनुमान चालीसा हो रही है तो कभी देशभक्ति बजट आ रहा है, ये सब उसी टक्कर देने की कोशिश के नतीजे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में सांसद के बेटे ने खुद चलवाई गोली या सचमुच में चलाई गई उनके ऊपर? फंसा हुआ है पेज, बताएंगे ब्रेक के बाद। इसमें मेरे सीने पे गोली। देश की बात में बात लखनऊ की, जहां पर कमल किशोर नाम के जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके बेटे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके बेटे आयुष का है। उसने वीडियो में ये दावा किया है कि दरअसल उस पर उसने खुद ने गोली नहीं चलवाई थी, बल्कि उसकी पत्नी और उसके साले के परिवार ने मिलकर ये सब कुछ साजिश रची है। और उनके जो बड़े भाई हैं आयुष के, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि उनके छोटे भाई को फंसाया जा रहा है। अपराध से थर्राए यूपी में जब 3 मार्च को लखनऊ में बीजेपी एमपी के ही बेटे को गोली मार दी गई तो पूरा पुलिस प्रशासन हिल गया। एमपी के बेटे आयुष को गोली छू के निकल गई थी। तब पकड़े गए उसके साले ने पुलिस को बयान दिया था कि आयुष ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए उससे खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। जो मेरे नालंद में बता रहा हूँ, बताओ। उसको फंसाने के मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह है इसमें, और दोनों जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? लेकिन फरार आयुष ने घटना के 6 दिन बाद एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अंकिता ने उसकी हत्या कराने के लिए अपने भाई आदर्श से उस पर गोली चलवाई थी।
नहीं वरना मैं आ रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है वो पीछे है, मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार। कौशल किशोर ने प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटे आयुष से रिश्ते खत्म कर लिए थे। अब उनकी पत्नी और बीजेपी एमएलए जयदेवी भी अपनी बहू पे ही इल्जाम लगा रही हैं। तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। वो जानते थे कि ये सांसद हैं, विधायक हैं, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सब चीज़ होगा और इसके बेटे को चंगुल में फंसा लेंगे, तो मैं कल कदा इनकी बहू बन के रहेंगी। जब शादी ना हुआ ना ब्याह हुआ तो किस चीज़ की मेरी बहू, किस चीज़ की मेरी बहू। एमपी कौशल किशोर की बहू अंकिता का कहना है कि उसका पति आयुष हीन भावना के कारण उसके दोस्तों से जलता था, इसी वजह से उससे मारपीट भी करता था और नशे लेता था। उन्हें ही फंसाने के लिए उसने अपने ऊपर गोली चलवाई थी, लेकिन जब उसने उसकी मर्जी का बयान नहीं दिया तो उस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। जी विवाद हम दोनों का नहीं था, वो असल में उसका पर्सनल इशू था, और जब उसने बयान मैंने उसके लिए नहीं दिया है तो क्योंकि उसको ये डर है कि वो जेल चला जाएगा, वो फंस जाएगा, इस वजह से वो मेरे खिलाफ बयान दे रहा है। बीजेपी एमपी कौशल किशोर की बहू ने थाने में शिकायत की है कि उनकी जान को उनके ससुराल वालों से खतरा है, इसके बाद उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई है। लेकिन यह पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि एमपी का बेटा सच बोल रहा है या उनकी बहू। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में लोग कितने बेरहम होते जा रहे हैं, इसकी बानगी पिछले 24 घंटे में दिखाई दे गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में छोटी छोटी बातों को लेकर 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार देर रात 2 पड़ोसियों के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि 32 साल के रूपेश की जान चली गई। ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर की हैं, जहां रूपेश के घर में किसी का बर्थडे मनाया जा रहा था। रूपेश के घर के बाहर पड़ोसी तरुण शोर मचा रहा था। जब रूपेश ने ऐसा करने से मना किया तो तरुण ने अपने परिवार के लोगों और जानकारों को बुलाकर रूपेश और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इन्हीं के ही परिवार के लोग, तरुण के परिवार के लोग वहाँ पे कुछ जमा हुए थे और इनका आपस में झगड़ा हो रहा था कोई मैट्रिमोनियल इशू को लेकर, जिसको इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। जो इनके पड़ोसी थे, क्योंकि रात का मामला था तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। ये ऑब्जेक्शन करने में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो डिजीज का भाई है मुकेश, छोटा भाई, उसके साथ पहले पुनीत का झगड़ा हुआ। पुनीत तरुण का छोटा भाई है, तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट में रूपेश की मौत हो गई, जबकि उसकी मां, पिता, भाभी, भाई और मामा बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तरुण समेत उसके परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जिस तरीके से मामला अभी तक हमारे सामने है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर कोई ना क्रिमिनल एक्टिविटी है, ना किसी की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। ये बस झगड़ा बढ़ता ही चला गया। इसका मेरे को तो कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये झगड़ा इतना कैसे एकदम से बढ़ गया। गुस्से के अलावा अभी इसके अंदर हम लोगों को और कोई चीज़ नहीं आती। वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली की आजादपुर मंडी में 24 साल के लोकेश और भैया नाम के शख्स की चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शवों को बोरों में भरकर छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उसको मार के बोरे में बांध रहे हैं, वो सील रहे हैं। मैं कह रहा क्या तू झूठ बोल रहा है? कह रहा भाई सच बोल रहा हूँ, भाई को पहचान। हम तुरंत आए वहाँ, यार अभी तुरंत आए और यहाँ पर आने के बाद हमने देखा उसके पास एक काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। मैंने मेरे भाई ने पूछा इसमें क्या है? कह रहा कूड़ा कपड़ा फेंकने ले जा रहा हूँ। उसको थप्पड़ मारा। मेरे भाई ने कहा इसको खोले भी है कि नहीं। उसने खोला तो उसमें लाज निकली। उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले करा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 3 लोगों की पीट कर हत्या, ये दिखाता है कि दिल्ली में लोग किस कदर
छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। वहीं ये भी दिखाता है कि लोगों के मन में पुलिस या कानून का खौफ नहीं है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। संसद में दूसरे दिन हंगामा क्यों बरपा, बताएंगे ब्रेक के बाद। संसद के अंदर लगातार हंगामा चल रहा है। हंगामा इसलिए है क्योंकि महंगे तेल और गैस के खिलाफ लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में 4 विपक्षी दलों कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना और बहुजन समाज पार्टी ने सदन की कार्रवाई को रोककर तत्काल तेल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग की। हम यही चाहते हैं जो जनता के जो कष्ट है, जो जनता के तकलीफात है, उसको यहाँ पर चर्चा हो। कम से कम गवर्नमेंट सबका सुनने के बाद शायद मैं समझूंगा जो ये इतने प्राइसेस बढ़े हैं वो पूरे वापस लेंगे और वो जैसा कि 2013-14 में जो प्राइसेस थे कम से कम वहां तक लाएंगे। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर सदन की कार्रवाई को रोककर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी नहीं हुए। माननीय चेयरमैन ने कल इस पर रूलिंग 267 पर दिया था, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए भी सब्जेक्ट आया हुआ है और ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज पर डिस्कशन होना है, अप्रोप्रिएशन बिल पे है, फाइनेंस बिल पे है, इस पे काफी अपॉर्चुनिटी है बोलने के लिए। इसलिए आप सब जानते हैं कि चेयरमैन साहब की रूलिंग रीओपन नहीं हो सकती। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा टीवी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अधिकार समान होते हैं, बराबर होते हैं। सर, अंदर में एक डिजिटल भेदभाव चलता है, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आते हैं। विपक्ष की बात टीवी में नहीं आते, या विपक्ष के ऊपर पाबंदी लगाए जाते हैं। तो ये हमारे सब सदन पर जो है, सब ये सदन की स्टेक होल्डर है, ये सदन की स्टेक होल्डर है। हम जो भी करते हैं पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। बोल रहे हैं विपक्ष के लिए ब्लैकआउट ये बंद होना चाहिए। माननीय कांग्रेस दल के नेता, क्या माननीय आप शोर दिखाना चाहते हो देश की जनता को, या हंगामा दिखाना चाहते हो, शक्तियां दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? पीछे विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से सरकार के कई अहम बिल अटक गए हैं। तो मैं सर प्रार्थना करूंगा माननीय विपक्ष नेता से सर कि आज कम से कम इसको पारित करवाएं, बहस कराएं। और मैं आग्रह करूंगा माननीय विवेक तनखा जी से, इसलिए मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी भी नहीं की है, मैं आप सबों का उत्तर लास्ट में दूंगा, लेकिन आप आराम जरूर करें, मेरा आग्रह होगा सर। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि दोनों सदनों की तय कार्रवाई को रोककर पहले पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सभापति और लोकसभा के स्पीकर इसके लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। दिल्ली से राजीव रंजन और एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना कहीं नहीं गया है, लापरवाही भारी पड़ सकती है, बताएंगे ब्रेक के बाद। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन कोरोना का उन जगहों पर विस्तार हो रहा है जहां पर वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। कोरोना को लेकर कुछ राज्यों ने चिंता ज्यादा बढ़ा रखी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,599 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इसमें करीब 67% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात से हैं। बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर केंद्र की टीम इन राज्यों का दौरा बार बार कर रही है,
फिलहाल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम अगले 2 दिन पंजाब में है। पुराने दौर में जहां संक्रमण ज्यादा हुआ, अब वहां मामले कम हैं, पर अब नए इलाकों में वायरस पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में अब धारावी से कम मामले हैं, अमरावती में भी नए वार्डों से ज्यादा मामले आ रहे हैं। पंजाब में कपूरथला, जहां पहले न के बराबर मामले आए, अब वहां से ज्यादा मामले आ रहे हैं। हरियाणा में कभी गुड़गांव और फरीदाबाद से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे थे, अब करनाल और पंचकुला से आ रहे हैं। इन मामलों को काबू में लाने के लिए पूरे शहर नहीं, बल्कि जिस कस्बे वार्ड से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां टेस्टिंग और टीकाकरण पर जोर ज्यादा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।